हाँ भाई, आ गए। देखो, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो, तीन प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो आपतित, एक होता है आपतन, एक होता है परावर्तन और एक होता है विवर्तन। तीन प्रकार की विक्रियाएं होती हैं। आपतन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, सीधे प्रकाश की किरण किसी तल पर आकर गिर रही है, तो गिरना वो कहलाता है आपतन। क्या कहलाता है? आपतन। अगर वो आपतित होकर इस प्रकार से अपने राह से इधर की तरफ चली जाए तो ये होता है परावर्तन। और एक होता है स्कैटरिंग, विवर्तन। तो स्कैटरिंग क्या होती है? देखो, ये तो होता है आपका आपतन, ये रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और एक होता है आपका क्या? विवर्तन। विवर्तन क्या होती है? कोई चीज चल रही है और अपने राह से मुड़ जा रही है, मुड़ जा रही है अपने बीच राह से और कुछ आगे निकल गई। जैसे कोई धारा, कोई प्रकाश की किरण चल रही है सीधे सीधे, बीच में कोई आ गया, बैरियर आ गया, और बैरियर से अपनी राह से ऐसे मुड़ जाएगी, तो ऐसे इसको कहते हैं विवर्तन। तो होता क्या है, ये काम करेगा, ये पूरा प्रक्रिया आप देखो, विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है। आपने ग्रेटिंग का नाम नहीं सुना है, लेकिन ग्रेटिंग होता क्या है कि हम ग्रेटिंग के द्वारा किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का निर्धारण करते हैं, जो प्रैक्टिकल में, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में होते हैं। तो देखो होता क्या है, ये एक्सरे ट्यूब है, ये एक्सरे ट्यूब से आप यहां से निकलेंगी एक्सरेज। आपने यहां ली कोई फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर आपने जिस क्रिस्टल को की संरचना का अध्ययन करना है, उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया वो क्रिस्टल। हुआ क्या, जैसे एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकली, तो ये स्कूलोमीटर, जो कि केवल अपने में से निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को ही निकलने देता है, बाकी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को ये बिल्कुल नगण्य यानी कि बाहर भगा देता है। तो यहां से बिल्कुल देखो ना, सीधी सीधी लाइट, देखिए एक जैसी तरंग दैर्घ्य, सारी की सारी एक जैसी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश गुजरेगा। जैसे ही प्रकाश गुजरेगा, तो जैसे स्कूलोमीटर से वापस गुजरेगा, तो कुछ ऐसे चला जाएगा, कुछ और कुछ सीधा प्रकाश इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर गिरेगा, वो जो जो प्रकाश फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर गिरेगा, तो बिल्कुल एक पॉइंट पर ये धब्बे प्राप्त होंगे, और एक धब्बा जो होगा वो बिल्कुल गहरा प्राप्त होगा। कैसा? बिल्कुल गहरा स्पॉट प्राप्त होगा। और ये जो सारी रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्ट यानी कि स्कैटर्ड जो बीम है, यानी कि जो विवर्तित किरणें हैं, इनसे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ इसका अध्ययन कर रही है कि कितना विवर्तन हो रहा है, कितनी किरणें विवर्तित होकर जा रही हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट से, और जो यहाँ पे बिल्कुल गहरे धब्बे के फॉर्म में प्राप्त होती है। इस धब्बे का अध्ययन हमें करना है। इस धब्बे का यहाँ से निकाल लेते हैं, इससे थीटा कोण, और थीटा कोण का निर्धारण करते हैं हम एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा में रखकर। तरंग दैर्घ्य हमें पता ही रहती है, कितनी विकिरणें जा रही हैं ये हमें पता ही रहती है। बाकी इसमें फॉर्मूले में जो मान है, इनको रखकर हम आराम से किसका अध्ययन कर सकते हैं, किसका अध्ययन कर सकते हैं कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या होगी। ध्यान रखना, प्रत्येक क्रिस्टल के लिए अलग अलग कोण प्राप्त होता है। तो जैसे आपको सीजियम क्लोराइड के लिए अध्ययन करना है, तो अलग थीटा प्राप्त होगा। आपको NaCl के लिए प्राप्त करना है क्रिस्टल, तो वो अलग थीटा प्राप्त होगा। और ये अलग अलग थीटा की प्राप्ति से हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम सारे किसका अध्ययन कर पाते हैं, हम जितनी भी सारी क्रिस्टल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर का अध्ययन कर पाते हैं। समझे या नहीं समझे बताओ, समझे या नहीं समझे, हाँ या ना? समझ गए? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम आपके आराम से आगे चलते हैं, हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर्स के बारे में हम ज्ञात कर सकेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखना, एक मिनट रुको, एक कुछ देख रही थी, एक न्यूमेरिकल देखा था मैंने कल, मिल जाए तो।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो थी आपकी कौन सी यूनिट, सॉलिड स्टेट थर्ड यूनिट। अगली यूनिट सेकंड यूनिट, जिसका नाम है गैसीय अवस्था। आज से 2 साल पहले ये यूनिट फर्स्ट हुआ करती थी भाई, इस गैसियस। छठवां पांचवा चौथा क्या होता है, यूनिट होती है, बच्चे हो क्या? यूनिट है यूनिट, अरे यूनिट मैडम, वो दूसरी इनकी यूनिट के नोट्स को पहुंचवा देना। सर को दे दिए भाई, हम क्या कर सकते हैं, हमको तो जो ऑर्डर होते हैं वो सर भेज देंगे। क्या रीजन है, क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या पता है, ठीक है, चिंता मत करो, चिंता मत करो भाई, सब मिल जाएगा। चलो देखें गैसीय अवस्था। सबसे पहले गैसीय अवस्था के बारे में बात करेंगे तो मुझे पहले तो ये बात बताओगे आप, ये ध्यान रखना ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट हर प्रत्येक उस स्टूडेंट के लिए है जो जिसको आगे मैथमेटिकल कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट समझने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है भाई, ठीक है। तो इसमें पूरी मैथमेटिकल भरी हुई है, हल्की हल्की मोटी थ्योरी है, बाकी सब मैथमेटिकल है। तो देखो भाई, देखना, पहले बात करें गैस क्या होती है। देखो भाई, गैसें क्या होती हैं, गैस वो अवस्था है पदार्थ की, गैस वो अवस्था है जो अनियमित कण मिलेंगे, अनियमित कणों की गति, साथ ही साथ ध्यान रखना इसकी एंट्रोपी हाईएस्ट होती है। एंट्रोपी अधिकतम, कहने का मतलब क्या है कि अगर इसे गलती से बाहर निकाल दिया जाए, इसे गलती से बाहर निकाल दिया जाए तो ये पूरे विश्व में लीक हो जाएगी। देखे होंगे ना गैस के द्वारा कितने सारे लोग लीक होने से मरते हैं, इसका कारण क्या है कि गैस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होना। गैसें जो होती है वो 2 प्रकार की होती है भाई, एक तो होता है आदर्श आइडियल गैस, और एक होता है अनादर्श गैस, नॉन आइडियल गैस। आदर्श गैस जो है, आदर्श गैस जो है, आदर्श गैस बड़ी आदर्श है भाई। आदर्श का मतलब क्या है कि जैसे कोई पात्र के अंदर कण गति कर रहे हैं तो बिल्कुल नियमित गति करते रहेंगे, टक्करें जो होंगी वो भी बड़ा ही नियमित होंगी, पात्र के द्वारा टक्कर भी नियमित रहेगी, संवेग भी अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि ऐसे कहने का मतलब क्या है कि ये जो हैं ये बड़ी ही कैसी होती हैं, ये बहुत ही, मेरे कहने का मतलब समझना कि वे गैसें जो पीवी बराबर एन आर टी को फॉलो करती है क्या कहलाती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वे गैसें जो बॉयल के नियम, जो चार्ल्स के नियम, आवोगाद्रो के नियम, इन सब मानों को, इन सब नियमों को जो फॉलो करती हैं वो सारी गैसें आइडियल गैसेस कहलाती हैं। इसके विपरीत वे गैसें जो क्या नहीं करती, जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगी, वो कहलाएंगी आपकी अनादर्श गैसें। देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं तो बॉयल का नियम क्या होता है। देखो भाई, बॉयल का नियम है, देखो पहले मैं एक चीज बताती हूँ आपको, कोई भी गैस है वो ताप, दाब और आयतन 3 चीजों से प्रभावित होती है।
एक तो होता है आपका टेम्परेचर, जिसे T से रिप्रेजेंट करोगे, एक होता है आपका प्रेशर और एक होता है आपका वॉल्यूम। ताप, दाब और आयतन, ये तीनों नियम बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक बार तो ताप को कांस्टेंट रखा, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला। एक बार दाब को कांस्टेंट रखा, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला। एक बार आयतन को कांस्टेंट रखा, इन दोनों में रिलेशन निकाला। तो इन संबंध से हमें मिला आदर्श गैस समीकरण। उस समीकरण का संशोधन अनादर्श गैस में पढ़ा गया कि नॉन आइडियल गैस के अंदर उसका क्या होगा, क्या अमेंडमेंट होगा, क्या संशोधन होगा। मेरी सबसे बड़ी बात, एक चीज सुनने की कोशिश करना कि जो ये कंसेप्चुअल चीजें हैं ना, ये कंसेप्चुअल चीजें लाइफ टाइम याद आती हैं, यानी कि लाइफ टाइम हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंसेप्चुअल चीजें क्या हैं। तो देखना, हम बात करें, एक मिनट रुको, मैं जो ढूंढ रही हूं वो मिल जाए बस। देखना भाई, हाँ देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयल के नियम की। फटाफट देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बॉयल के नियम की। बॉयल देखो भाई, ऐसे याद रखना है, बॉयल ने पता है क्या कहा, बॉयल ने कहा, नाम से देख लेना, यहां बॉयल ने रखा स्थिर ताप, ताप को रखा स्थिर और संबंध निकाला दाब और आयतन के बीच में। किस किस के बीच में, दाब और आयतन के बीच में। तो संशोधन जो निकाला उसके अकॉर्डिंग देखो क्या कहा, बॉयल ने कहा कि किसी गैस जो स्थिर ताप पर काम कर रही है उसका वॉल्यूम, आयतन जो है वो दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन जो है, ऑब्वियस सी बात है, हम दाब बढ़ाएंगे, हम दाब बढ़ाएंगे, आयतन को कम कर देंगे और दाब घटाएंगे तो आयतन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, बॉयल का नियम पढ़ लिया, चार्ल्स का नियम देखो क्या कहता है, चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग है, इस बार चार्ल्स ने रखा दाब को नियत और इन्होंने कहा स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये नियम किसका था, चार्ल्स का नियम था। देखो भाई, ये नाम से स्पष्ट है, आपको पता है कि गैस को संपीड़ित किस प्रकार किया जा सकता है, पता है कि नहीं पता, गैस को संपीड़ित किस प्रकार किया जा सकता है, पता है कि नहीं पता, गैस को संपीड़ित किया जा सकता है दाब बढ़ाकर। और संपीड़ित का मतलब क्या होता है, संपीड़ित का मतलब होता है गैस पहले से जो जितना आयतन गिर रही है वो आयतन कम करना है। आयतन मैंने कर दिया है कम, तो ऑब्वियस सी बात है आयतन कम हो जाएगा, तो दाब बढ़ाया है, इसका मतलब तो ये विक्रमानुपाती है। जितना ताप बढ़ाते हो अणु दूर दूर जाने लगते हैं, तो ये बी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और लास्ट जो नियम है आवोगाद्रो नियम, वो क्या है, इन्होंने कहा, आवोगाद्रो का नियम बड़ा इंटरेस्टिंग था, इन्होंने ताप, इन्होंने किसको नियत रखा, एक बार ताप को रख दिया, एक बार दाब को रख दिया। इन्होंने कहा, इन्होंने भी कहा कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन अणुओं की संख्या n के समानुपाती होता है। ये समीकरण 3, 1 और 2, ये है नहीं सिलेबस में पर मैं बता रही हूँ। समीकरण 1, 2, 3 से देखो, समीकरण 1, 2, 3 से देखो, ये भी b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt अपॉन p नहीं लिख सकती क्या मैं, ये देखो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और p के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब ये तीनों नियम मैंने एक साथ फॉलो कर दिए हैं। तो देखो ये जब चिन्ह हटाओगे तो यहाँ मैंने माना एक कांस्टेंट लगा दिया r n t अपॉन p, p इधर चला जाएगा तो p भी बराबर क्या आ गया, n r t। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेना कि ये कैसे निकल के आता है। तो ध्यान आ गया, यानी कि वे गैसें जो इसे कहते हैं आदर्श गैस समीकरण, वे गैसें हैं जो इस समीकरण को फॉलो करती हैं, इस समीकरण का अनुसरण करती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं। और इसके विपरीत वे गैसें हैं जो इसको फॉलो नहीं करती हैं, अनादर्श गैसें कहलाती हैं। और आगे हम पढ़ेंगे गैसों की प्रॉपर्टीज
आदर्श गैसों के गुणधर्म क्या होंगे वो पढ़ेंगे हम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदर्श गैसों के गुणधर्म मैंने बता दिया है, आदर्श गैसें क्या होती हैं, अनादर्श गैसें क्या होती हैं। तो अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि आखिर आइडियल गैस क्या है और इनके गुण क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।